जो एमटेक करना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल है कि स्टाइपेंड कितना मिलता है, स्टाइपेंड से एमटेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, घर से पैसे लगाने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कट ऑफ क्या जाती है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, रिसर्च क्वालिटी कैसा होता है एमटेक में, वर्क प्रेशर कितना होता है एक किसी भी आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में, और क्या वो आईआईटी एनआईटी जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसके रिगार्डिंग लोगों में भर भर के कन्फ्यूजन है, लोगों में बहुत सारे डाउट्स हैं। हेलो ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम एट एनआईटी बाबा यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो गेट के बाद एमटेक करना चाहते हैं। मैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में ये देख रहा था कि एमटेक के रिगार्डिंग लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। जो एमटेक करना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल है कि स्टाइपेंड कितना मिलता है, स्टाइपेंड से एमटेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, घर से पैसे लगाने पड़ेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कट ऑफ क्या जाती है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, रिसर्च क्वालिटी कैसा होता है एमटेक में, वर्क प्रेशर कितना होता है, जिसके रिगार्डिंग मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरे जैसा छात्र सिर्फ इंफॉर्मेशन के अभाव में ऐसा डिसीजन ले ले जिससे उसका फ्यूचर इम्पैक्ट हो। तो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा, जिससे आपके पास पूरी की पूरी क्लियरिटी हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने डिसीजन किस हिसाब से लेने चाहिए, किस बिहाफ पे लेने चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो अभी तक अगर आप लोगों ने एनआईटी बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू एनआईटी बाबा, इट्स एन रिक्वेस्ट। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका सीक्वेंस क्या क्या रहेगा। तो आप लोग ये अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये टोटल 9 और 10 लिस्ट हैं टॉपिक्स के जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रीफ में हर एक टॉपिक को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि उसके अंदर किस तरह के कंटेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मन में ख्याल लोगों का यही होता है कि मेरा इतना लो गेट स्कोर है तो इतने लो गेट स्कोर पे कोई आईआईटी या एनआईटी मिल पाएगा या नहीं। जब मेरा भी फर्स्ट टाइम गेट क्लियर हुआ था तो मेरा भी यही डाउट था कि इतने गेट स्कोर पे मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन एमटेक में मिल पाएगा या नहीं, और इसके लिए मैंने फिर काउंसलिंग ही नहीं की थी। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि इतने मार्क्स पे हमें क्या ही मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग छोटे कॉलेजेस से आते हैं, टियर 2 टियर 3 कॉलेज से आते हैं या फिर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, तो हमारे मन में आईआईटी और एनआईटी को लेकर के बहुत अलग तरह की इमेज होती है कि वो वहाँ पे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते होंगे, बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते होंगे। हम कहाँ ही compete कर पाएंगे, हम तो स्टेट कॉलेज से आ रहे हैं, हम टियर 2 कॉलेज से आ रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड एनआईटी आईआईटी के लायक नहीं है। आईआईटी एनआईटी में जाने के बाद निकल जाती है कि वहाँ पे हम जैसे ही लोग होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मिनिमम गेट स्कोर पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम गेट स्कोर पे आपको कौन से कॉलेजेस, कौन से ब्रांचेस मिल पाएंगे। इस पे हम लोग इन डिटेल बात करेंगे जब वीडियो आएगी। और उसके बाद जो टॉपिक होगा जिस पे मैं बात करूंगा दैट इज़ द सेकंड, कि आपको कब और क्यों एमटेक ज्वाइन करना चाहिए। एमटेक आज के टाइम पे कई तरह के लोग कर रहे हैं। एमटेक वो कर रहे हैं जिनका गेट क्वालिफाई हो गया, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो कुछ सोच नहीं रखे वो एमटेक ज्वाइन कर लेते हैं। एमटेक दूसरे वो लोग कर रहे हैं जिनके पास क्लियर विजन है कि एमटेक क्यों करना है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में कैसे जाना है। और तीसरे वो जिनको पीएचडी करना है, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, वो लोग भी एमटेक कर रहे हैं। तो ये तीन कैटेगरी के लोग एमटेक कर रहे हैं। तो आपको कब एमटेक करना चाहिए, क्यों एमटेक करना चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कब आपके लिए एमटेक फ्रूटफुल हो सकता है, क्या 2-3 साल गैप लगने के बाद बीटेक के बाद एमटेक करना फ्रूटफुल है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। एंड द थर्ड टॉपिक इज मंथली स्टाइपेंड कितना होता है वर्सेस एक्सपेंस, कि आपको जितना स्टाइपेंड मिलता है उससे आपका पूरा कॉलेज फी, ट्यूशन फी हो जाएगा या आपको घर से पैसे लगाने पड़ेंगे, कितने महीने की छुट्टी होती है, छुट्टी में स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता है। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिसके रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, जिसके रिगार्डिंग आप औरों से पूछ रहे होंगे।
तो वो सारे पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइपेंड का भी एक पॉइंट डिस्कस होगा और उसके बाद मैं अपनी एमटेक के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा कि एमटेक में मुझे क्या लगा, क्या एमटेक करना चाहिए, एमटेक के बाद इंडस्ट्रीज में कितनी अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च में कितनी अपॉर्चुनिटी है, आप टीचिंग प्रोफेशन में कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। और उसके बाद जो टॉपिक पे मैं वीडियो लाने की सोच रहा हूँ दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसा होता है, क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो जस्ट एमटेक के बाद आपको फिर पीएचडी करना पड़ेगा। तो पीएचडी प्योर रिसर्च ओरिएंटेड होता है, जिसकी बेस, जिसकी फाउंडेशन एमटेक से रखी जाती है। एमटेक में आपको क्वालिटी रिसर्च करना सिखाया जाता है एंड देन जब आप पीएचडी परस्यू करेंगे तब वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च एमटेक में क्या होता है, प्रेशर कितना होता है, इस प्रेशर में, इस पूरे प्रोसेस में आप अपना टाइम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ये सोच करके जा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर लेंगे और एमटेक भी कर लेंगे, तो कितना फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है, कितना आपको टाइम मिलेगा, कितना आप टाइम मैनेज कर पाएंगे और उसके बाद क्या आप गवर्नमेंट जॉब निकाल पाएंगे कि नहीं, इन डिटेल हम लोग इस पे बात करेंगे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए। आप एक बार एमटेक इनरोल करें तो क्लियर विजन और पर्सपेक्टिव के साथ जाएं, एक गोल बना करके जाएं और 2 साल के बाद जब आपका एमटेक क्लियर हो जाए तब आपके पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, एक अच्छा फ्यूचर हो। तो इन सब चीज़ों पे बात करना और क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और द नेक्स्ट वन इज NIRF रैंकिंग। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप जिसमें एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स फंसते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि NIRF रैंकिंग जिस कॉलेज की बहुत अच्छी है उस कॉलेज में कोई भी स्पेशलाइजेशन और ब्रांच चूज कर लेते हैं। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये आपके फ्यूचर को बहुत बैडली इम्पैक्ट कर सकता है। NIRF रैंकिंग जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को मिला करके बनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉलेज में जितने भी स्पेशलाइजेशन और ब्रांच है वो टॉप नॉच ही हों। NIRF रैंकिंग में उसके कैंपस को भी कंसिडर किया जाता है, फैसिलिटीज़ को भी कंसिडर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छी NIRF रैंकिंग के कॉलेज को चुनते हैं, उसमें कोई सा स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। ये गलत है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें जाएं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि NIRF रैंकिंग के बिहाफ पे अपना कॉलेज ले लेते हैं, उसमें कोई सा ब्रांच ले लेते हैं और उसके बाद हमारा प्लेसमेंट ही नहीं हो पाता, क्वालिटी रिसर्च ही नहीं हो पाता, पेपर ही नहीं निकल पाते, हम पीएचडी में जाते हैं तो हमें उतना अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें बहुत बहुत केयरफुली अपने ब्रांच को, अपने स्पेशलाइजेशन को चूज करना है, बहुत केयरफुली अपने कॉलेज को चूज करना है, जिससे फ्यूचर बेनिफिट हो सके। इन्फॉर्मेशन के अभाव में कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे हूँ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इन सब चीज़ों पे बात करके मैं एक आपको ऐसा विजन, ऐसा क्लियरिटी देना चाहता हूँ ताकि आप इन्फॉर्मेशन के अभाव में अपना गलत डिसीजन ना ले। इसलिए बहुत सोच समझ करके अगर एमटेक कर रहे हैं तो एक कंप्लीट विजन के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, पूरे एकदम प्लान के साथ जाना ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, उसके बाद में क्या। आपके पास 2 साल का पूरा प्रिपरेशन अभी होना चाहिए। तो दिस वीडियो इज कंप्लीट अबाउट दैट, दिस इज द इंट्रोडक्शन। और इसके बाद एक वीडियोस पे मैं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में आपके एमटेक से पहले, ताकि आप एकदम सॉलिड प्रूफ प्लान के साथ वहाँ पे जाएं, 2 साल में कुछ अच्छा कॉन्कर करें, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। NID बाबा साइनिंग ऑफ। अगर अभी भी आप लोगों ने NID बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू NID बाबा। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।